बाद अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि हमने कल देखा कि बारिश तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन इंग्लैंड में जो बारिश हुई उससे फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच में शिकस्त थी वो बच गई और ये सीरीज़ में जहाँ पर 2-0 की शिकस्त नज़र आ रही थी, अब 1-0 है, 2 टेस्ट ड्रॉ हो गए बारिश। मतलब बदतर शिकस्त हो सकती थी लेकिन कम बदतर शिकस्त हुई, बट ऑल्दो हम सीरीज़ हार गए। लेकिन बारिशों का आपने जिक्र किया तो वहीं पर कराची का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होगी। 1.5 करोड़ की आबादी का शहर जहां पर इस कदर कल बारिश हुई, इस कदर बारिश हुई कि शाहराए फैसल तक पानी आ गया और इस कदर पानी के लोग बेचारे परेशान हो गए। हमने रोते हुए लोगों की वीडियोस भी देखी कि हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया है, मामूलाते जिंदगी तबाह हो गया, घरों का सामान बर्बाद हो गया। इस पर आज इन डिटेल बात करेंगे कि इंतजामिया कर क्या रही है। हम बार बार ये इशू हाईलाइट भी कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है। अपेरेंटली ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर आई, ना ही शॉर्ट टर्म। और इसके साथ साथ जहाँ पर कराची का जिक्र हुआ तो पूरे सिंध में यही सूरत हाल है और इस वक्त एमरजेंसी रेन इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ऑब्वियसली ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, इस पर देखना होगा। ये तमाम मामला इंतहाई परेशान कुन है पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर ये कहा जाता है जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स, इसके लिए एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। शायद प्लानिंग तो करते होंगे, मामला ये है कि इसके लिए एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन कहीं पर नजर नहीं आई है। एग्जीक्यूशन कहीं नजर नहीं आती। एक तरफ तो मौसमी बारिशों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी की बारिशें भी चल रही हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो हर रोज कुछ ना कुछ नया जो है वो आपको सुनने को मिलता है। आजकल का जो इशू टॉपिक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से जिस पर बात की जा रही है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी। तो आज उस पर भी हम बात करेंगे। उनकी रिपोर्ट्स जाली थी नहीं थी, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, APC होने जा रही है या नहीं होने जा रही, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज के शो में। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। इमरजेंसी नाफिज, तमाम मुतल्लिका इदारों में छुट्टियां मंसूख। कराची में बारिश ने तबाही मचा दी, पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गई, मोटरसाइकिलें गाड़ियां बंद। हैदराबाद, मीरपुर खास, टिंडो खान, ठट्ठा और सजावल पानी में डूब गए, इलाका में बिजली भी गायब। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद बारिशों की पेशगोई, PTMA का अलर्ट जारी। 26 से 28 अगस्त तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में मौजूद रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। छत से पानी में छलांग लगाने की वीडियो कराची की है या कहीं और की, सोशल मीडिया पर बहस जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाया जाए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए, काबीना इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ की मौलाना को मनाने की नाकाम कोशिश, फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, छोटी जमातों से मशवरे के बाद जवाब दूंगा, मौलाना ने शहबाज शरीफ पर वाज़े कर दिया। नैब के केसेस कमजोर हैं या फिर मुल्जिम ताकतवर, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। पेशावर के मोहम्मद जवाब बिच्छू पालने के शौकीन। साहबजादा मोहम्मद जवाब ने कहा लेबॉर्ट्री नहीं, इसलिए 700 बिच्छू घर के फ्रिज में रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहले PhD स्कॉलर भी हैं। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों के मसीहा डॉक्टर रुत फ़ाऊक का आज 110वां यौम पैदाइश और डॉक्टर रुत फ़ाऊक अपनी ज़िंदगी के 56 बरस पाकिस्तानियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहीं। उन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। 6 मुहर्रम हराम, यजीदी लश्कर की तादाद में मुसलसल इजाफा। हबीब इब्न मुज़ाहिर इमाम अली मकाम से इजाज़त के बाद अपने कबीले से मदद हासिल करने के लिए रवाना होते हैं। आपने टॉप स्टोरीज देखी और बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज सबसे पहले हम सिंध और कराची की बात करेंगे। छठे स्पेल ने तबाही मचा दी है और रवां बरस की अगर हम बात करें अबूज़र की, ये जो छठा स्पेल है इसने 36 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप यकीन करें कि इस कदर बुरे हालात हैं कराची के, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, सड़कें जो हैं वो कई फीट पानी में डूबी पड़ी हैं, लोगों की गाड़ियाँ डूब रही हैं, घरों का सामान पानी के अंदर आ गया है।
मतलब आप सोचिए कि सबसे बड़ा शहर, 1.5 करोड़ की आबादी, और हालात ये हैं कि बारिश होती है तो तालाब और नदी नालों का मंजर पेश करती हैं उसकी तमाम गलियां और सड़कें। जी बिल्कुल, ये है मनाजिर सिंध के, कराची के। इसके वक्त सिचुएशन ये है कि तमाम सिंध में इस वक्त रेन एमरजेंसी है, इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है और शहर के शहर डूब रहे हैं। सक्खर है, हैदराबाद है, कराची है और इसके अलावा जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी है और मामूलाती ज़िंदगी तो मुतासिर क्या होना, मुकम्मल जैम होकर रह चुका है। ट्रैफिक जैम एक तरफ, इसके अलावा बिजली भी चली गई है, पानी मैसर नहीं है, निकासी आब नहीं है, सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। तो परेशानी लोगों की बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एमरजेंसी तो लगा दी गई है। अब देखते हैं कि एमरजेंसी के बाद फ़ायदा क्या लोगों को पहुँचता है कि नहीं, क्योंकि 2 से 3 दिन से जो बारिश हो रही थी वो पानी भी खड़ा था और मजीद इस वक्त बारिश हो रही है। बिल्कुल सही। कल मूसलाधार बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध बाहर तो निकले, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो सका। रोशनियों का शहर जब डूब गया तो शहरी बेचारे रोने लगे कि हम अपनी जिंदगियां किस। आप ये मनाजर देखिए, क्या ये मनाजर किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के लग रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि ये लोग रोशनियों के शहर में मकीम है? ऐसे पानी बह रहा है जैसे कोई नाला गुजर रहा हो यहाँ से। और अबुजर फिर इस बारिश के बायस शदीद नुकसान भी हुआ। गुलशन इकबाल में 2 बच्चे सीवरेज में गिरकर डूबकर जाँ बहक हो गए। हब रिवर के करीब मुसाफिर बस उलट गई। लोगों की गाड़ियां, अक्सर फुटेजेस में हमने देखा है कि लिटरली गाड़ी की छत तक पानी है। कैन यू इमेजिन उस रास्ते से गुजरना कितना मुश्किल होगा? इंतहाई परेशान। आप सोचें कि आपके घर में इतना पानी आ जाए, आप क्या करोगे? आप अपना सामान उठाकर कहाँ ले जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मनाजिर हैं जिसके लिए सब परेशान हैं। और तोदा भी गिरा वहाँ पर, एक पहाड़ी तोदा जिससे भी गाड़ियाँ भी धंस गईं और 20 से ज़ायद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें उसके नीचे दब गई थी। लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये गुलिस्तान जौहर मनवर चुरंगी के करीब। जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू मौजूद थी। इसके अलावा रेंजर्स भी वहाँ पर पहुँचे, लोगों को रेस्क्यू किया। ये तमाम परेशानी जो है लोगों की, इसमें इजाफा होता जा रहा है। ये देखें, लोगों की चीखों पुकार देखें, लोगों की परेशानी देखें, लोग किस तरह से अपने घरों के मनाजिर दिखा रहे हैं कि घरों के अंदर इतने ज़्यादा पानी आ चुका है। और फिर ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कि हम आवाम के साथ हैं, दुख सुख के साझे हैं और हम लोग अब देखेंगे, आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मामला देख रहे हैं, अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, इंतजामात करने की कोशिश की जा रही है। वज़रा भी मौजूद थे कल सड़कों पर, वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की, लोगों की परेशानी का अहवाल जानने की कोशिश की। लेकिन ऑब्वियसली लोग बहुत परेशान हैं पूरे सिंध में, खुसूसन कराची में। इसकी सिचुएशन देखनी होगी, फौरी तौर पर कोई हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बारिशें अचानक हो गई और पानी अचानक आ गया। ये छठा स्पेल है इस सीजन का और मुसलसल ये कहा जा रहा था कि कुछ काम कर लें, इंतजामिया एक्टिव हो जाए, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर लें, कराची डूब जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सबसे तबाहकुन स्पेल ये छठा स्पेल रहा, क्योंकि इससे कबल भी जब बात होती है कि बारिशें हो रही हैं तो नालों की सफाई के ऊपर डाल दी जाती थी। एनडीएमए ने एफडब्ल्यूओ की मदद से तकरीबन 38 नाले साफ किए। अब वो नाले सफाई के बाद भी अगर कराची का ये हाल है तो फिर ये समझ लेना चाहिए इंतजामिया को कि कराची का मसला सिर्फ नालों की सफाई नहीं है। कराची का मसला हर गली में मौजूद सीवरेज के पाइप की सफाई से है, हर जगह पर मौजूद परमानेंट इंक्रोचमेंट के हवाले से है कि जब तक आप तजावुजात नहीं हटाएंगे, जब तक आप सीवरेज सिस्टम की सफाई नहीं करेंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, कराची का मसला हल नहीं। बिल्कुल, ये तमाम मामला है जिसको एक ओवरऑल देखनी चाहिए और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स जो हैं वो भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ पर लोग इतने परेशान हैं तो ऑब्वियसली जब वीडियो सामने आती हैं तो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी आई सोशल मीडिया पर जिससे लोग मज़ीद पैनिक भी कर गए, लोग मज़ीद परेशान भी हुए, लोगों के अंदर बड़ी हैरानगी परेशानी सामने आई। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसी वीडियोस भी होती हैं जो कि शायद उस इलाके की नहीं होती हैं, किसी और रीजन की होती हैं, किसी और मुल्क की होती हैं, लेकिन चूँकि वो सोशल मीडिया पर होती हैं तो इसलिए लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो बस एक से चेन चलती है ना, शेयरिंग से शेयरिंग, और फिर उसके बाद आप अपने तबसरे और तज्जिए उसके ऊपर देना शुरू कर देते हैं। आप आई थिंक वो वीडियो की बात करें जहाँ पे एक शख्स ने छलांग लगाई। जी हाँ, ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं। बुरा मम्मा इतनी मोहल्ले वाले बहुत खतरनाक चला गई है। गंगा में तेल का आए हुए हैं, गंगा नदी में बच्चा इनका आगे गंगा नदी। भाई थोड़ा जोक चढ़ गया तैरने का। अब देखिए कुछ बताएंगे आपको, पूछ के बताएंगे। बहुत तीखा गोता खो रही है, पकड़ने जाना। चलो लंबा गोता चलो इधर या अल्लाह, ये वीडियो आप देखें कि रिहायशी इलाके में इस कदर पानी था कि एक शख्स घर की छत पर महसूर हो गया और फिर उसने छलांग लगा दी उस पानी में।
लेकिन अबू सर ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वावेला किया जा रहा है कि ये वीडियो कराची की है, तो क्या असल में हुआ ये कि ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिनकी ऑडियो बंद कर दी जाती है और वो फिर लोगों को लगता है कि शायद इलाके की म्यूट वीडियोस देख रहे म्यूट वीडियोस। तो ये वीडियो जो है वो भारत की है, क्योंकि इसमें जो जिक्र हो रहा है वो गंगा का हो रहा है और ऑब्वियसली वो भारत में है, उसका जिक्र हो रहा था, लेकिन लोगों ने वो देखा नहीं। और वीडियो के नीचे जाकर अगर आप देखेंगे ये वीडियो कब से है, कहाँ से अपलोड हुई है, तो वो भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन चूंकि लोग यहाँ पर ये देखते नहीं है और सिर्फ सुने और समझे सोचे बगैर बस फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसलिए ये मजीद पैनिक क्रिएट होता है। और इंडियन एक चैनल पर ये वीडियो चलाई भी गई है। हमारे साथ हबीब मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह की बहुत से वीडियो सामने आ रही हैं। एक इससे पहले भी रमीज राजा ने भी एक ट्वीट किया था एक पिक्चर को और कहा था कि कराची चाय बन गई है, एक बहुत बड़ा चाय की दावत जो है वो शायद अरेंज करी है, वो भी इंडिया के मुंबई शहर की पिक्चर थी। एनीवेज हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम सिमल, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आपका क्या हाल है? कल मुसलसल बारिश होती रही और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया, कराची शहर डूब गया, तबाही मचा दी छठे स्पेल ने। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ठीक हैं आप? बिल्कुल सिमल, यहाँ पे तकरीबन सभी जो है वो खैरियत से हैं इस वक्त, लेकिन शहर की अगर बात की जाए तो शहर की सूरत हाल बड़ी अबतर रही। कल भी जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो हमने आपको यही बताया था कि छठा स्पेल है जिसकी प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात ने कर रखी है और उसका आगाज़ हो चुका है। इंतजाम नज़र नहीं आ रहे और वही हुआ कि बिलाखिर शहर वो नुकसान उठाना पड़ा। नशेबी इलाके हों या फिर पोश इलाके, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। दरिया और तालाब के मंदिर जो है वो बन गए शहर में। मुख्तलिफ चाराएँ जो है वो डूब गई, डूबने के बाद टूट फूट का शिकार हो गई हैं, तो लंबी कतारें ट्रैफिक की हमने देखी कि लग गई। और तो एक अजीब ही निज़ाम जो है वो ये सिनेरियो हम देखते रहे कि शहर की बहुत बुरी हालत रही और आपकी जो वीडियोज आ रही थी वो मुसलसल लोग देख भी रहे थे। लेकिन ये तो ऑथेंटिक सोर्स है एंड बीइंग मैच्योर मीडिया हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हम उसी को लोगों को दिखाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये क्या ट्रेंड चल रहा है? अभी जो हमने वीडियो दिखाई, एक शख्स छत से छलांग लगा रहा है, वो कराची की वीडियो नहीं है, लेकिन लोग उस पर वावेला कर रहे हैं कि ये कराची की वीडियो है। बिल्कुल सिमल, देखें जिस तरह हमारा काम है कि हम लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं और उनको वही चीज़ दिखाते हैं जो कि हकाइक पर मबनी होती है। हम शहर के हालात से वाकिफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम देखते हैं कि आए रोज़ एक इस तरह की चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं जिससे शहरी मज़ीद जो है वो मुश्किलात और एक जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि अगर कराची जैसे शहर में कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना हो रहा है। जिस तरह अभी आपने भी वीडियो का जिक्र किया कि कल एक वीडियो रिलीज़ की गई सोशल मीडिया पर इस नाम से कि वो कराची शहर की एक वीडियो है और एक अंकल है जो अपने घर में पानी से इतना उकता चुके हैं कि उन्होंने वो घर की छत पर जाके उस पानी में छलांग लगा दी है जो उनके घर के बाहर और इलाके में मौजूद है। लेकिन आपको मैं अगर उस वीडियो के हवाले से अगर बात करें तो सिमल, कराची की अगर आवाम के हवाले से बात करें तो कराची के लोगों को ये शऊर रखना चाहिए कि कराची के जो घरों की तामीर होती है वो लाल ईंट के ज़रिए नहीं होती है। कराची में हमेशा से जो बजरी और बारीक पत्थर के ज़रिए ब्लॉक तामीर होते हैं उनके ज़रिए यहाँ पे तामीरात होती है। अगर मेरा कैमरामैन सजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बिल्कुल वो सामने ही मैं आपको कब मैं दिखा रहा हूँ, इस वक्त ये इमारत मेरे पीछे नजर आ रही है। वैसे तो ओवरऑल यहाँ पे डिफेंस का इलाका है, लेकिन पीछे जो मनाजिर आ रहे हैं तो वो जो आप देख रहे हैं इस तरह के ये बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर कराची में तामीर के इस्तेमाल होते हैं। कराची और तकरीबन कराची का 100% एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कराची में आपको ईंट का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलेगा, लाल ईंट का। कराची से जब हम बाहर निकलते हैं तो हैदराबाद से जो है हमें फिर वो लाल ईंट का इस्तेमाल नजर आता है। आपने तो बड़ी टेक्निकल बात कर दी ऑब्वियसली, और ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने एक बात ऐसी की है कि कंस्ट्रक्शन का स्टाइल तरीकाकार क्या है, लेकिन ऑब्वियसली ये तो कराची के रहने वालों को ही मालूम होगा। लेकिन जब कोई वीडियो वायरल होती है तो वो तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से वायरल हो जाएगी। इवन कि ऐसा भी होता है कि बाहर से लोग वीडियो वायरल करते हैं और वो पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल हो जाती है। ये तो इंटेंशंस होती हैं। इसका आपको क्या लगता है, किस तरह से लोगों को और क्या हल है कि लोग इसके ऊपर काउंटर करें कि ये वीडियो नहीं है इस कंस्ट्रक्शन के अलावा? अच्छा, बिल्कुल बुज़र, देखें आपकी बात जायज़ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि कराची वालों का भी कसूर रहता है जब हम खुद इस चीज़ को काउंटर नहीं करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आकर और इन चीज़ों के हवाले से बात नहीं करेंगे, आगाह नहीं करेंगे। हमारे अपने कराची वाले जो होते हैं
जो इन चीज़ों से आगाही रखते हुए भी जो है वो इस तरह की वीडियो शेयर करवा रहे होते हैं कि जिससे एक गलत जो है वो इंप्रेशन क्रिएट हो रहा होता है। साथ ही साथ फिर सोशल मीडिया पे आपको बिल्कुल इस हवाले से पता है कि एक छोटी सी जंग चल रही होती है, अलग किस्म की के लाहौर के हालात होते हैं तो कराची वाले वीडियो शेयर कराने लग जाते हैं, कराची के हालात होते हैं तो लाहौर से और इस्लामाबाद से वीडियो शेयर होने लग जाती हैं। तो ये जो एक तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार को काउंटर करने के लिए हमें खुद जो है वो जो उस सही शहर से है, वाबस्ता लेकिन लोग हैं, हबीब उनको ये चाहिए कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान के लोगों की बात नहीं है। ये इस तरह की लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चाहे प्रो पॉइंट्स हों या एंटी पॉइंट्स हों। तो बेसिकली ये अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शऊर रखते हैं और कितना चीज़ों को समझते हैं। खुदारा फेक न्यूज़ और फेक वीडियोस को स्प्रेड करना छोड़ दीजिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपने लोगों को, अपने शहरों को, अपने प्यारे मुल्क को बदनाम मत कीजिए। हालात खराब हैं, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेक न्यूज़ या फेक वीडियोस को आप स्प्रेड करना। तो अगर आप किसी भी वीडियो को ऐसे देखते हैं तो पहले समझें, सोचें कि ये क्या वीडियो हो सकती है, उसके नीचे थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लें कि शायद उसके नीचे काउंटर आ गया हो, फिर आगे आप फॉरवर्ड कीजिएगा। एनीवेज ये तो हमने बात की कराची की सिचुएशन क्या है, ओवरऑल भी बात करते हैं क्योंकि सक्खर में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। इमदाद बोजदार वहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या इस वक्त इंतजाम हैं, क्योंकि एमरजेंसी तो डिक्लेयर्ड है। इमदाद बताइएगा, सक्खर में मामला हमने देखे खासे परेशान हुए हैं लोग, वहाँ भी परेशान हैं, वो बारिश के पानी में डूबी हुई सड़कें, घर देखिए हमने, क्या सिचुएशन है? आज ही बिल्कुल गुज़श्ता रोज जब मूसलाधार बारिश हुई, फिर रात देर गए बारिश हुई और आज सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश हुई, तो उसकी वजह से जो नशीब इलाके जिसमें फाना सक्खर, नुमाइश चौक, गोलीमार, मिलिट्री रोड, बशीराबाद के जो इलाके हैं, यहाँ पर हमने देखा कि पानी जो है वो जमा हो गया, बारिश का एवरेज का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फौरी तौर पर पानी को निकालने के लिए इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बैराज रोड है, वर्कशॉप रोड, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे अकब में देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद है, लेकिन इतना ज्यादा पानी नहीं है। लेकिन जिन इलाकों की हमने बात की, जो नशीब इलाके हैं जिसमें न्यू पिंड का इलाका भी शामिल है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बरसों से जो सेवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज जब बारिश की सूरत हाल है तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे कबल 2010, 2012 और 2015 में जो बारिशें पड़ी थी तो इन इलाकों में कश्तियां चलने लग गई थी। अब सूरत हाल उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन ठीक है, सही है। इमदाद, आपका शुक्रिया। सक्खर से आप हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि सक्खर के नशेबी इलाकों का बहुत बुरा हाल है और कल तो कश्तियां चलना शुरू हो गई यहाँ पर, और हमने देखी हैं वो फुटेजेस भी के लोग बेचारे, हैदराबाद का सूरत हाल भी बड़ी खराब है, वहाँ भी लोग कश्तियों में जा रहे हैं। तो ये देखिए खुदारा, प्लीज इस इशू को समझ लीजिए कि बारिशें पूरी दुनिया में होती हैं। असल मसला तब खड़ा होता है कि बारिशों के बाद जब कई दिन, कई घंटे पानी जो है वो 1 इंच भी कम नहीं होता और इंतजामिया नहीं नजर आती है, तब लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद, और ओवरऑल भी हम आपको बताएंगे तमाम सिचुएशन जैसे जैसे अपडेट्स होती रहती हैं। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बिफोर वी गो टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। हम एक ही चैनल में काम करते हैं, एक ही शो के होस्ट हैं, मैं आपके खिलाफ बयानबाजी देना शुरू कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि आप अक्सर करती रहती हैं ऐसे कुछ नहीं। ये आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, इसकी लड़ाई तो हम ब्रेक में लड़ेंगे। बट एनीवेज जी, एक और बहस और तकरार जो हमें नजर आ रही है मंजर-ए-आम पर सियासी तौर पर, वो है हुकूमती वज़रा की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बयानबाजी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ। और बयानबाजी इसीलिए हो रही है मियां नवाज शरीफ के हवाले से। आपको मालूम है कि वो जब इंग्लैंड गए थे तो वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर जो बात थी कि उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है, उनको इंग्लैंड जाकर इलाज करवाना चाहिए। काबीना में इस हवाले से फैसला हुआ, फिर अदालत से ये फैसला हुआ कि अदालत ने इजाज़त दी कि ये मियां नवाज शरीफ बाहर चले जाएँ क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई थी। अब सिचुएशन ये है कि काबीना का कल हुआ है इजलास, उसमें यह कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और शहबाज शरीफ जो कि ज़मानती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की
जाए कि वो 8 हफ्ते गुजरने के बाद और मजीद अब तो 8 महीने गुजर चुके हैं, तो वापस क्यों नहीं ला सके मियां नवाज शरीफ को, या फिर उनका इलाज नहीं हो रहा, और अगर इलाज हो रहा है तो फिर उसके लिए कोई डिटेल्स क्यों नहीं पेश की जा रही। तो ये तमाम मामला, इस पर काफ़ी परेशानी है PTI हल्कों में भी और इसके साथ साथ अपोजिशन में। बिल्कुल सही। और अब सर इसमें आपने एक बात नोट की कि जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बताएं मैंने जमानत कहाँ दी है, मैं जमानत किस तरह से हूं, लेकिन गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि हम नहीं, वैसे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी थी और ये कहा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको लेके आऊंगा, लेकिन चूंकि अभी तक अदालत में ये पेश नहीं किया जा सका कि वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए, इसलिए उन पर कोई मतलब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि काबीना ने तो ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अदालत जाएंगे और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको कार्रवाई का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ जो मशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उनको भी ये टास्क दे दिया गया है। सो अब ये कहा जा रहा है कि मियां साहब को वापस लेकर आएंगे, लेकिन वहीं पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो डटी हुई हैं। वो कहती हैं कि जाली रिपोर्ट्स नहीं थी, किसी को अगर इस हवाले से कोई एतराज है तो वो मुझसे बात करे। और जबकि फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मियां साहब को ऐसा कोई प्रॉब्लम था कि वो खुद उनको देखती। लेकिन वहीं पर जो मियां साहब की वीडियोज़ और तस्वीर, बेसिकली तस्वीर जो आ रही हैं लंदन से, उस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है गवर्नमेंट हल्कों की तरफ। बिल्कुल, एक तो तस्वीर भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं और इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आ रही है कि क्या इलाज किया जा रहा है, क्या अपडेट है। तो ये तमाम मामले, इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तमाम सिचुएशन को वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ साहब, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो सिचुएशन आपने देखी इस वक्त के जो इस वक्त बात की जा रही है कि मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत ने दी और उसमें ऑब्वियसली कहा गया कि मियां नवाज शरीफ ठीक नहीं है, लेकिन अब बहस PTI में ही हो रही है कि ये रिपोर्ट ठीक थी या नहीं थी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये एक सियासी पार्टी नहीं है, ये एक चूचू का मुरब्बा है। यहाँ पे आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे आप अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। आप जानते हैं फवाद चौधरी साहब जो थे वो एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जैक ना लग सका और बुज़दार साहब को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई, जिनको इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि हर जगह पे पंजाब हुकूमत का जो भी इकदाम हो उसको बैड लाइट के अंदर शो करने का। तो अगर मेरी तो गुजारिश ये होगी, अगर कोई इख्तिलाफ है, फवाद चौधरी साहब अगर समझते हैं तो सबसे पहले उनको डिमांड करनी चाहिए कि यास्मीन राशिद साहिबा का इस्तीफ़ा आए, इसके साथ साथ जो फैसल सुल्तान साहब जो आज वज़ीर हैं हेल्थ के, उनका इस्तीफ़ा है, और इसके साथ साथ बुज़दार साहब इस्तीफ़ा दें। जब वो ये डिमांड करेंगे तो हम जानेंगे कि वो असल में जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते। सही है अली परवेज साहब, लेकिन आप ये भी देखिए कि फवाद चौधरी पार्टी के वज़रा को तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, वो दबे लफ्जों में हो या ओपनली हो, ये हमने भी देखा। लेकिन अब बात ये है कि वही काबीना जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला किया था, आज ये डिसीजन ले रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे और हो सके और मुमकिन हुआ तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि वो उनको वापस नहीं ला रहे। तो क्या गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी साबिक वज़ीर आज़म को वापस लाने में? देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माशाल्लाह ये जो काबीना का फ़ैसला अब आया है, इसके बाद जो इमरान खान साहब की हुकूमत की जो यू टर्न्स की लिस्ट है उसके अंदर एक चीज़ का और इजाफा हो गया है। पर बात इस तरह से है कि क्या हमारे जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स इदारा है इस मुल्क का, वो नैब की कारकर्दगी के बारे में अपनी ओपिनियन नहीं दे चुका हुआ? मुझे बताएं, क्या इंटरनेशनली ह्यूमन राइट वॉच ने नैब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? अगर इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात दुनिया के और हमारे अपने इदारे नैब की कारकर्दगी के ऊपर दे चुके हैं और सबका यही ख्याल है कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मुझे बताएं आपकी अकल मानती है कि ये इनकी दरख्वास्त देखते हुए, नैब की ग्रीवेंस को सुनते हुए कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क, इंग्लैंड तो हमारे से बहुत आगे है, यकीनन वो उनके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वगैरह इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसके अलावा भी कोई कमतर मुल्क भी हो तो कोई 3 दफ़ा जो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो उसको इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब के या इस नालायक हुकूमत के हवाले करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो ये अपना जोर आजमा लें, इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल।
ठीक है, अली परवेज़ मलिक साहब ने कहा कि ऑब्वियसली ये परेशानी कुछ है, लेकिन एक तरफ हुकूमत तो जो करेगी वो देखेंगे हम क्या किया जाता है। लेकिन आपकी पार्टी नून लीग में भी बहुत से हल्के, बहुत से लीडरान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अब वापस आ जाएं और आकर यहाँ पर सियासत करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपने ठीक कहा कि ये कोई तकरीबन 20 नवंबर के करीब मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो नालायक हुक्मरान हैं इन्होंने उनकी जो मेडिकल डिटीरियोरेशन जो सेहत के अंदर हुई उसको टाइम एंड नहीं किया। आपको याद है जब सर्विसेज अस्पताल के अंदर लाया गया तो उनके प्लेटलेट काउंट चंद हज़ार के अंदर रह गए थे। आपको ये भी याद है जब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की तो उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके गम्स के अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी। आपको ये भी याद है कि उस जो एमिनेंट डॉक्टर है इस मुल्क का, उसने उनके पास क्या चांस ऑफ सर्वाइवल का, उन्होंने 5% चांस ऑफ सर्वाइवल का। जब ऐसी सूरत हाल होती है और आप पेशेंट को एक लंबी फ़्लाइट के लिए तैयार करके लंदन भेजते हैं तो उनका जाके फ़ौरन इलाज नहीं हो सकता। दिसंबर के अंदर डॉक्टरों ने उनकी कंसल्टेशंस की, उनकी एग्जामिनेशंस की, उनकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। और जिस तरह से आप जनवरी के अंदर गए तो आपको मालूम है कि इंग्लैंड के अंदर जो पहले कोरोना वायरस के केसेस थे वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए थे और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट थी वो ऐसी थी कि सिर्फ एसेंशियल ऑपरेशंस या जो बहुत ज़रूरी सिचुएशन को अटेंड करने के लिए प्रोसीजर्स हों उनके ऊपर वो फोकस कर रहे थे। उसकी वजह से यकीनन उनकी जो प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन, आप जानते हैं हार्ट का भी मामला था, फिर प्लेटलेट काउंट और ये जो आईपीटी कंडीशन है, आईटीपी कंडीशन, इसको भी अटेंड होना था, वो उस तरह से ऑपरेट नहीं हो सका। इंशाल्लाह जिस तरह से हालात अब नॉर्मलाइज होंगे, उनके डॉक्टर्स की मशावरत के साथ जब वो सही समझेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत स्टेबल है और वो फिजिकल इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल ऑपरेशन भी हो जाएगा। पर एट द सेम टाइम जो लोग उनकी तस्वीरों के ऊपर बात करते हैं और डिफरेंट मामलात के ऊपर अपनी पॉट शॉट्स करते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि आपको ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए। मुझे बताएं, इलेक्शन से पहले जब वो अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए थे तो उनके पास कोई मजबूरी थी? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि उनको इन बोगस मुकदमों के ज़रिए अरेस्ट किया जाएगा? तो ऐसी गुफ्तगू एक ऐसे आदमी के लिए जिसने बेपनाह यहाँ पे खिदमात हों, जिसकी बेपनाह कुर्बानियाँ, मेरे ख्याल से किसी को भी जेब नहीं देता। इंशाल्लाह वो सेहतयाब होंगे और इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे और उन केसेस का दोबारा एक दफ़ा से फिर मुकाबला करेंगे। सही है अली परवेज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी इन डिटेल बात की। जहां गवर्नमेंट हलकों में इख्तलाफ आपस में पाया जा रहा है, वहीं पर सोशल मीडिया पर जब मियां साहब की पिक्चर्स वायरल होती हैं और लोग जो उस पर कमेंट्स करते हैं उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। एक ब्रेक फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर कल हमें मिली नारोवाल के इलाके से, जहां पर 2 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये दोनों बहनें शादीशुदा थीं, बल्कि इन दोनों बहनों के 7 बच्चे थे और वालिदैन के घर आई थी। पहले आपस में झगड़ा हुआ और शदीद लड़ाई हुई और उसके बाद दोनों ने गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या। ऑब्वियसली 24 साल साइका और संबल हैं 28 साल जिन्होंने खुदकुशी की है। इसकी पीछे वजह क्या है और क्या मामला था इंतहाई कदम उठाने का, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नारोवाल से हमारे रिपोर्टर यासिर अराफात, उनसे हम जान लेते हैं। यासिर से हम जानते हैं मामला, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम मामला है ऑब्वियसली नारोवाल का, ये इलाका, 2 बहनें, आखिर ये बात की जा रही है कि खुदकुशी हुई क्यों। ऑब्वियसली ये बात, अब पहले तो ये घर पे अपने वापस आई और ससुराल से, फिर आकर कुछ मामला ऐसा है कि वहाँ पर आकर दोनों का दरमियान में झगड़ा हुआ या फिर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, कोई और इशू थे। ये सब कुछ अभी चीज़ें देखने में आ रही हैं। ऑब्वियसली ये परेशानी की बात है, लेकिन घरेलू नाचाकी अगर हम इस पर डालना चाहें तो दोनों बहनें अपने अपने घरों से आई थी, वालिदैन के घर। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनका आपस में झगड़ा हुआ था। अब आपसी झगड़े की वजह से वो साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर में आ गई कि वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुई, या कोई और प्रॉब्लम थी? क्योंकि पुलिस के मुताबिक अभी ये भी कहा जा रहा है कि कोई मुआशी दबाव भी था इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाया। लेकिन आप देखिए कि काबिले मुज़म्मत है ये इकदाम। क्या हो गया? आप दुनिया से चली गई, लेकिन 7 बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? 4 एक बहन के बच्चे, 3 एक बहन के बच्चे, कौन देखेगा उन्हें? माँ के बगैर क्या जिंदगी है उन बच्चों की? ये कोई नहीं सोचता। क्यों लोग इतना नफ्सियाती दबाव में आ जाते हैं कि ये तमाम चीजें जो है वो भूल जाते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नारोवाल से मौजूद हैं यसार अराफात, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यसार।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये सर से हम दोबारा रब्ता करेंगे और उनसे हमारा कनेक्शन जो है वो बहाल नहीं हो सका, लेकिन आई रियली वांट टू आस्क हिम कि हुआ क्या, असल में सिनेरियो क्या बना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के वाक़यात काबिल मुज़म्मत तो होते हैं अबूज़र, लेकिन वहीं पर सबक आमूज़ भी होते हैं सोसाइटी में बहुत से ग्रुप्स के। बिल्कुल बात सही है ऑब्वियसली कि क्या ऐसा वजह हो गई कि इंतहाई कदम दोनों बहनों ने उठाया, और ये भी तहकीकात होंगी कि इसके पीछे कोई और मुहरक़ात हैं, क्यों खुदकुशी की है, क्यों इस हद तक वो पहुँची। इकनॉमिकल अगर कोई इशू है, मतलब अगर माशियत का कोई इशू है, घर पर कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो ससुराल में होगा, अगर ससुराल का नहीं था या फिर मैके का था तो फिर ये भी देखना होगा। ये पुलिस को तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, और इसके साथ झगड़े की बात भी पहले की गई कि झगड़ा हो गया था दोनों बहनों में, उसके बाद ये कदम उठाया गया, क्योंकि ससुराल से दोनों घर पर आई, अपने वालिदैन के घर पर जब आई तो फिर ये इंतहाई कदम उठाया गया। यासिर अरफात हमारे साथ हैं, एक दफ़ा उनसे हम जान लेते हैं। यासिर, बताइएगा ये क्या मामला, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके पीछे क्या बताया गया पुलिस की जानिब से? देखिए जी, ये नारवा की कॉलोनी है, यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि गुर्बत के बाद ये जो दोनों बहनों ने जो गंदम में रखने वाली जो गोलियां हैं वो खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। इसकी तफसील इस तरह है कि ये दोनों बहनें जो है ये शादीशुदा थी। एक जो साइका है जिसके 5 बच्चे थे और जो सुंबल है उसके 2 बच्चे थे। इन दोनों बहनों में घर में जो है वो गुर्बत के बायस अक्सर लड़ाई रहती थी। सूरत इस तरह का, जो साइका है उसकी शादी लाहौर में हुई थी और जो सुंबल है उसकी नारवाल मोहल्ला गाजीवाल कॉलोनी में हुई थी। जो गाजीवाल मोहल्ला कॉलोनी में रहती थी उसके खावन ने उसको घर से निकाल दिया, और ये जो बहन है अपनी बड़ी बहन साइका के पास लाहौर चली गई। अब साइका का जो खावंद है वो भी रिक्शा चलाता था और उसके 5 बच्चे थे। उसका खावंद और घर किराए का था। साइका के खावंद ने जो है अपनी बीवी से लड़ाई की कि मेरे इतने आमदन नहीं है और अखराजात ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बच्चों का और इसके बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता। वो लड़ाई की वजह से उसने दोनों बहनों को निकाल दिया। ये दोनों बहनें जो है अपने माँ के घर में वापस आ गई, जहाँ पर जो है अभी ये गुज़श्ता रोज ही आई थी कि वापस जो है साइका का खावंद उस घर में वापस आया, जिस पर फिर से दोबारा से घर में लड़ाई हुई कि अखराजात की वजह से। इन दोनों बहनों ने गुस्से में आकर उन्होंने यही प्लान किया कि जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दोनों बहनें इकट्ठी गई, बाजार से जाके गंदम की गोलियां खरीदी और दोनों बहनों ने एक साथ गंदम की गोलियां खा ली। गोलियां खाने के बाद जब दोनों बहनों की जो हालत तशवीशनाक हुई, जिस पर दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वो जो दोनों बहनें जो है जानवर ना हो सकी और दोनों बहनें जो है चल बसी। जो अहले मोहल्ला का बताना है कि जब दोनों बहनें की जो डेड बॉडियां घर पर आई, अब चूंकि दोनों बहनें के जो बच्चे थे बिल्कुल छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे और दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या होगा उन बच्चों का। ये साथ ये बताइएगा कि वालिदैन का क्या कहना है और क्या उनकी मुआशी हालत भी बेहतर नहीं थी कि वो दोनों बेटियों को रख सकें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अहले मोहल्ला का बताना है कि जब उन दोनों की मैयतें घर पर आई, जो छोटे बच्चे थे, जो 6 माह का बच्चा था और एक जो 1 साल का बच्चा था, अभी वो मदर फीड पे थे, वो दोनों बच्चे माँ की डेड बॉडी के लिपट कर दूध मांगते रहे और रोते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बताया इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या और ऑब्वियसली इंतहाई कदम उठाया गया गुर्बत के हाथ, अफसोसनाक वाक़या। शुक्रिया आपका यासिर, आपने बताया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अगला सेगमेंट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। बहुत मेहनत करती है मेरी टीम इस पूरे सेगमेंट को बनाने में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करें, कुछ रिसर्च करें एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लेकर आएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैब के केसेस, कमज़ोर या मुल्जिम ताकतवर, और जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं पिछले 2 सालों के दौरान ये काफ़ी हाईलाइटेड रहे हैं नैब केसेस के हवाले से, जिनमें आहत चीमा, फवाद हसन फवाद, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, डॉक्टर बाबर अवान, राजा परवेज अशरफ, परवेज खटक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अलीम खान और एक लंबी फहरिस्त जिनके नैब में सालों से केसेस चल रहे हैं। लेकिन अबूज़र हुआ क्या? इनमें से ज़्यादातर तो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं, और अगर हम बात करें कि कौन कौन से सियासी लोग या ब्यूरोक्रेट्स नैब की जद में आए तो जिक्र करेंगे। सबसे पहले पंजाब में आहत चीमा का एक बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको 21 फरवरी 2018 को यानी कि नून लीग की हुकूमत में ही कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक DG LDA आहत चीमा को बदनुमानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, और अभी भी वो 23 माह से जेल में बंद हैं। एक केस में उनकी जमानत हुई है, एक अभी बाकी है। 1.5 साल तक LDA सिटी का रेफरेंस ही नहीं पेश किया गया था। और बिलाखिर फिर 23 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक DG LDA, जो बाय द वे DC लाहौर
लाहौर भी रह चुके हैं। आहद चीमा की LDA सिटी करप्शन केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी और इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं अबूजर फवाद हसन फवाद। 6 जुलाई 2018 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया था। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने एक निजी कंपनी का आशियाना इकबाल का बेसिकली की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करवाया, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, और इसी गिरफ्तारी के दौरान नैब ने उन पर एक और मुकदमा भी आमदन से ज़्यादा असासों का भी बना दिया। ये बड़ा मशहूर केस होता है आमदन से ज़्यादा असासे। एनीवे ये भी एक मामला है। फरवरी 2019 में लाहौर हाईकोर्ट ने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर कर ली थी, जबकि वो आमदन से ज़्यादा असासों के केस में 17 माह से जेल में थे। फवाद हसन फवाद जो 18 माह नैब की हिरासत में रहे, उनकी जमानत भी लाहौर हाईकोर्ट ने मंजूर की थी, लेकिन नैब 1.5 साल की तफ्तीश के बावजूद उन पर इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका और यूँ केस नैब की कारकर्दगी पर एक क्लासिक सवालिया निशान बन चुका है। आई थिंक हिस्ट्री और ट्रैक अगर हम देखें तो इस तरह की बहुत से केसेस हैं जिसमें कई अरसा मुलजिम नैब की हिरासत में रहा, लेकिन इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका या फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इसके बाद अगर हम अब बात कर लें सियासी लोगों की, तो सबसे पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ भी नैब की गिरफ्त से नहीं बच सके। शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को नैब लाहौर ने आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में हिरासत में लिया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो के बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ एंड सन से मनसूख करके एक और कंपनी को दिया था, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल केसेस में जमानत की मंजूरी के बाद उन्हें जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया था। इसके बाद एक और बहुत अहम रहनुमा नून लीग के ख्वाजा साद रफीक, उनकी हम बात करते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक भी उनके साथ ही थे। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस था। साद रफीक और उनके भाई को दिसंबर 2018 में नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में अपनी तहवील में लिया और बहुत बातें हुई कि बाद गवाह भी बन चुके हैं। ये तमाम मामला था, लेकिन नैब के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने इस गैर कानूनी मनसूबे में तोसी और तशहीर के लिए अवामी ओहदे का इस्तेमाल किया था जब वो वजीर थे, और कमर्शियल प्लाटों की फरोख्त से अरबों रुपए के फवायद हासिल किए, जो कि असल में पैरागॉन सिटी की मलकियत नहीं थे और बदनवानी पर मबनी इस इकदाम और करप्ट प्रैक्टिस के जरिए खरीदारों को धोखा दिया गया। ऑब्वियसली जो कस्टमर थे उनके साथ ये कहा गया है कि धोखा हुआ, जिसके बाद रवां बरस 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। और जमानत देते वक्त भी जस्टिस मकबूल बाकर ने ये रिमार्क्स दिए कि या तो नैब खराब है या अहलियत का फुकदान है, दोनों ही सूरत हाल में मामला इंतहाई संगीन हो गया है। अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज की। नैब ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में 8 अगस्त 2018 को नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात के मौके पर गिरफ्तार किया था। फिर 4 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग की नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। बिल्कुल। अब इसके बाद एक और बहुत अहम रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ, जो कि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 11 जून 2019 को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर और नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स, साफ पानी और आमदन से ज़्यादा असासाजात का इल्ज़ाम था। ताहाल वो भी नैब की कस्टडी में हैं और जेल में हैं, लेकिन अभी भी उन पर कुछ प्रूव नहीं हो सका, कुछ सज़ा नहीं हो सकी। बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा एहसन इकबाल की। नारोवाल सिटी कॉम्प्लेक्स केस, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को 23 दिसंबर 2019 में नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स इंक्वायरी में गिरफ्तार किया था और बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल की जमानत मंजूर कर ली थी। और इसके बाद एक और अहम रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी ज़ेर हिरासत रहे नैब के। LNG गुज़िश्ता बरस नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था और ये भी बहुत एक बड़ी गिरफ्तारी थी जब ये की गई और बहुत परेशानी हुई नून लीग को भी और दीगर हल्कों को भी। इन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने बतौर वज़ीर पेट्रोलियम एक LNG टर्मिनल का ठेका मुबैना तौर पर मनपसंद कंपनी को दे दिया। नैब का ये भी कहना था कि मनपसंद कंपनी को LNG टर्मिनल का 15 बरस के लिए ठेका देने से कौमी खजाने को मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ ये रहा कि उस वक्त मुल्क में जारी तवानाई बहरान को हल करने के लिए ये ठेका देना ज़रूरी था और रवां बरस फरवरी में 1 करोड़ के ज़मानती मुचलकों पर शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत मंजूर कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा भी गिरफ्तार हुए। अबूजर साबिक सदर की अगर हम बात करें, आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा रुकनी कौमी असम्बली फरियाल तारपुल समेत कई दीगर रहनुमा भी करप्शन
और माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात में गिरफ्तार हुए और बाद में फिर जमानत पर रिहा हो गए। आमदन से जायद असासों की आपने बात की, ये टर्म हम कुछ अरसा से मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल हलकों में, पॉलिटिकल बयानात में, स्पीचेस में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। इस इल्जाम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया। ताहाल वो भी नैब की हिरासत में है। और सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, हुकूमत के अरकान को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें अलीम खान भी शामिल हैं, सप्तान शाह भी शामिल हैं जो कि वजीर भी थे और अभी भी अलीम खान वापस आ चुके हैं, सप्तान शाह भी वापस आ चुके हैं। और एक और वजीर, वफाकी वजीर दिफा परवेज़ खटक, जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे मालूम जब्बार आज़ी केस में, उनके हवाले से इस वक्त तहकीकात जारी हैं, नैब से वो भी महफूज नहीं हैं और उन पर भी उनके बतौर वज़ीर आला KP के वक्त का सरकारी राजी स्कैंडल केस में मौजूद इल्ज़ाम है, जिस पे उनको इल्ज़ाम लगाया गया कि इख्तियारात का उन्होंने भी नाजायज़ इस्तेमाल किया। और वज़ीर आला परवेज़ खटक ने 2014 में मालम जब्बा में 278 एकड़ अराजी मनपसंद कंपनी के नाम लीज की और गुज़िश्ता बरस नैब की जानिब से परवेज़ खटक पर पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनात में मेरिट को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था और इस पर भी तहकीकात का आगाज़ हुआ, जबकि नैब के तर्जुमान ने यह भी बताया कि पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती 2016 में की गई थी और इस तैनाती में मेरिट को नज़रअंदाज किया गया था। आपने जिक्र किया अब्दुल अलीम खां का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ही नहीं बल्कि मिनिस्टर भी हैं पंजाब में, सीनियर वजीर। जब उनके ऊपर ये केस चला और उन्हें पकड़ा गया तब भी वो इस ओहदे पर फाइज थे, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फरवरी 2019 की अगर हम बात करें तो नैब ने PTI रहनुमा और उस वक्त के सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खां को नैब ऑफिस में पेशी के मौका पर गिरफ्तार किया। फिर नैब की जानिब से जारी अलामिये में ये बताया गया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासा बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तो ये भी उसी केस में गिरफ्तार किए गए थे। 14 मई 2019 को लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खां की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 10-10 लाख मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया था। बिल्कुल, और इनके अलावा दीगर सियासी लोगों को भी नैब ने मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार किया और बाद में वो भी जमानत पर रहा हुए और उनमें पास तो ऐसे भी हैं जिन पर रेफरेंस तक दायर नहीं किया जा सका। तो फिर ये क्या है, नैब इन लोगों से रिकवरी क्यों नहीं कर सकी है, क्यों नहीं रिकवर हो सके मामलात, क्यों नहीं जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो साबित हुए? क्या प्रोसिक्यूशन का मसला है या सिर्फ शोहरत को ख़राब करने की कोशिश थी? ये मामला इंतहाई पेचीदा। इसमें अब ये भी देखिए कि अब सवालात उठते हैं ना बहुत से नैब की कारकर्दगी के ऊपर कि क्या इन लोगों के केसेस में इतनी जान नहीं थी कि इनको करारवा की सजा दिलवाई जा सके? क्या इन सब किसी एक को भी अदालत में करप्शन साबित नहीं कर सका? आमदन से जायद असासा जात में इस चीज को प्रूव नहीं कर सका? एंड ऑल्सो इस चीज में ये जो अभी रिसेंटली जो एक तफसीली फैसला जारी किया गया था अदालत की जानिब से, जिसमें नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए गए थे और ये भी कहा गया था कि एक जो बयानिया आम तासुर पाया जाता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होती है, तो इस तरह की हरकतों से कि जब फर्दे जुर्म आयद नहीं हो पाती, जब केस आगे नहीं बढ़ पाता और कई अरसा मुल्जिम जो है वो नैब की हिरासत में रहते हैं, तो फिर जाहिर है आपकी कारकर्दगी पर सवाल तो उठेगा। तो ये सारे सवालात हैं, तो हमने इनके जवाबात भी तलाश करने हैं और जवाबात हमें देंगे हमारे बहुत ही अजीज़ साउद बट जो कि रिपोर्टर हैं नैब के, और हमें तमाम उनको बीट मिली हुई है नैब की, लेकिन जिस दिन से वो मेरे ख्याल उनको ये बीट मिली है वो इतने मसरूफ़ रहे हैं क्योंकि इतने केसेस थे और हर वक्त उनकी ड्यूटी वहीं पर होती थी, क्योंकि आज उसकी पेशी है, आज उसकी पेशी है, आज फलाने की पेशी है। और मुझे बड़ा मजा आता है जब साउथ की स्टोरी आती है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि एक तो हम लोग हमेशा से ही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले खबर जो है वो आप तक पहुंचाएं और साउथ इसमें बड़ा जबरदस्त काम ये रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज हम साउथ से ये नहीं पूछेंगे कौन कब किस वक्त हाजिर हुआ था, कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला, नहीं, आज हम एक नए अंदाज में साउथ से सवाल पूछेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम साउथ। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। ये एज अ ह्यूमन भी और एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी और आज हमने स्पेशली ये सेगमेंट रख के आपको जरूर दावत दी कि ये जो इतने अरसे नैब की हिरासत में मुल्जिमान रहते हैं और कहा जाता है कि वाइट कॉलर क्राइम में इन्वेस्टिगेशंस में बहुत टाइम लगता है, असल में ये करते क्या है वहाँ रहकर? क्या हर वक्त उनसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं, हर वक्त कैमरा लगा होता है, अटेंटिव आप बैठे हैं और आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं? होता है? जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले तो आप प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको। जिस दिन आप गिरफ्तार हुए आपका मेडिकल चेकअप होता है, देखा जाता है कि आप पे प्रेशर कितना है,
अच्छा, जब तक आपका प्रेशर रिलीज नहीं होता, मिसाल है किसी की शुगर हाई निकल आती है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई बीमार वाकई ज्यादा होता है, तो डॉक्टर पहले उसको क्लियर करता है। ये नैब के आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जब तक उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक ना हो। ठीक। वंस आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक हुई तो बाकायदा तौर पर आपकी जो प्रोसिक्यूशन है ना और आपके जो सवालात हैं वो शुरू हो गए। नैब के जो बाकायदा आईओ हैं उस केस के, उनकी जिम्मेदारी है कि इंटेरोगेशन रूम के अंदर उनको आके उस मुलजिम को जिसको पकड़ा हुआ है उससे सवाल करना। एसओपीज ये हैं कि नैब की जिस गिरफ्तार टीम ने उठाया, जिसने गिरफ्तार किया है, वो उनको जेल से निकाल के इंटेरोगेशन रूम तक लेके आएगा। इंटेरोगेशन ऑफिसर बाकायदा तौर पर पूछेगा कि क्या आप रेडी हैं, आपसे सवाल। जेल नैब के उसी में प्रेमिसेस में ही है। नैब का जो लाहौर का ऑफिस है ना, उसके अंदर ही जेल्स हैं और बाकायदा जेल है, बाकायदा जेल्स हैं और बाकायदा जेल्स हैं। और ख्वाजा साद रफीक ने ये असेंबली में जाके कहा था कि वो अकूबत खाने हैं और उनके अंदर कैमरास लगे हुए हैं। और तो वीडियो आई थी, कुछ ऐसा नजर नहीं आया था। ऐसा कुछ नजर नहीं है क्योंकि हमें खुद विजिट करवाया चेयरमैन नैब की हिदायत पर और मैंने खुद उसमें जाके विजिट किया। आप एंटर हो तो एक कॉरिडोर है, 7 जेल्स राइट पर हैं, 7 जेल्स लेफ्ट पर हैं और एंड पे 3 वॉशरूम्स हैं जो शेयर्ड है। अच्छा। अब उन जेल्स के अंदर बाकायदा तौर पर जेल का कंसेप्ट भी है, मतलब 10 बाई 12 का सेल है, 3 साइड से वो बंद है और एक साइड से उसकी सलाखें लगी हुई है, प्रॉपर जेल। ठीक है, और एक ही बेड है कॉर्नर पर। पहले बेड होता ही नहीं था, पहले आप जमीन पे होते थे और सिर्फ बेड दिया हुआ है। अब बेड दिए क्योंकि चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विजिट किया, उन्होंने कहा कि जमीन पे सुलाना ये इंतहाई बुरी हरकत है, ये गलत है और इनको बेड्स फराहम करें। उसके बाद से अब बेड है नैब में। ठीक है, लेकिन whenever you have to go to the washroom आपको वो नॉक करना है। अच्छा। आपने इजाजत लेनी है कि मैंने वॉशरूम जाना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कमरा दी। मैं तो ये सोचती थी ऑनेस्टली अबूज़र, मुझे लगता था कि आपको एक रूम दिया जाता है और आपने उस रूम में बस लॉक्ड रहना है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप इंटेरोगेशन रूम में जाओगे। नहीं, रूम किसी को, रूम सिर्फ 2 बंदों को मिला है, मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को। सही। वो इसकी इशू ये था कि नैब के अंदर फीमेल्स को रखने का सेटअप जी बिल्कुल, और जब मरियम को गिरफ्तार किया तो सवाल बन गया कि कोर्ट लखपत जेल ले जाएं, लेकिन क्योंकि वहां पर खवातीन को रखने का सेटअप है। लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि जो डे केयर सेंटर है नैब लाहौर के अफसरान के बच्चों के, उसको कन्वर्ट किया। तो 2 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको स्पेशल वीवीआईपी कमरा मिला। साबिक वज़ीर आज़म को उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, उनके हाई प्रोफाइल उनकी सिक्योरिटी इशू था। उन जेल्स के अंदर शेयर्ड जेल्स हैं, आमने सामने कैदी रहते हैं, तो उनके साथ किसी किस्म की डिस्कशन नैब के लिए बड़ी मुश्किल थी। तो बाकायदा तौर पर उनको अलग से रखा। अब आप लोग सवाल करते हैं कि इंटेरोगेशन कमजोर है या प्रोसिक्यूशन कमजोर है, तो सबसे बड़ा इशू जो नैब क्लेम करता है वो ये है कि हम केस बना के आगे दे देते हैं, अगर अदालत से रिलीफ मिल जाता है तो वहाँ पे नैब इज नो मोर। नहीं, जैसे कई महीनों के बाद जाके अदालत से मामला ये हुआ था कि ये तो अदालतों में भी कहा गया कि आपको वक्त दिया गया, प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर थी, प्रोसिक्यूशन से इतना केस बता नहीं सकी है, ये सारी बातें की जाती। मैं आपको नैब का बता रहा हूँ ना, पहले आपको पता होना चाहिए कि नैब क्या क्लेम करता है, क्योंकि हम वन साइडेड तो बता दें कि जी नैब की कमजोरी। नैब से जब भी सवाल किए किसी भी सीनियर ऑफिसर से, मैंने खुद डिस्कस किया, उनका क्लेम है कि हमने ये काम किया, हमने फाइल किया रेफरेंस, अदालत से किसी को रिलीफ मिल गया, किसी को बेल मिल गई, और अक्सर केसेस में लोगों को बेल मिल गई है, लोग बाहर आ गए हैं। जबकि अदालत ये बात करती है कि जो केस आईओ तैयार करके ला रहा है उसके अंदर इतने लैकूनाज हैं, इतने इश्यूज हैं कि केस के अंदर जान ही नहीं होती और आप बंदा गिरफ्तार कर लेते हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं भी नैब के अंदर। अगर आप ये समझते हैं नैब कवानीन में तरमीम की जरूरत है? तरमीम की जरूरत बिल्कुल। और ये क्या नैब वाले भी समझते हैं कि तरमीम होनी चाहिए? नैब के कुछ अफसरान ये कहते हैं कि होनी चाहिए, और खास तौर पर इन तरमीम में जो नैब के ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा आपने कहा ना कि कानून में तरमीम साथ, ये टर्म भी थोड़ी डिफाइन होनी चाहिए, आमदन से ज्यादा साथ। ये तो इतनी ब्रॉडर टर्म है, ख्याल मैं भी नहीं बता सकूंगा कि मेरे पास जो साथ है वो कहाँ से है, तो ये तो इतना लोग बचे हैं जिनके पास कोई असासे नहीं है। नैब सवाल कर ले कि आपने ये सूट कहाँ से पहना, तो शायद जवाब भी होगा। ये इशू सबके पास है, तो ये तो बहुत ज्यादा चीज होनी चाहिए, देखना चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन अब इशू ये है कि नैब ये क्लेम कर रहा है कि जो तरमीम ऑपोजिशन डिफाइन कर रही है कि कम से कम 50 करोड़ की या 1 अरब रुपए की करप्शन होगी तो बंदा एलिजिबल होगा नैब केस के लिए। वो कह रहे हैं कि बहुत स्क्वीज हो जाएगा मामला। अभी नैब के पास है कि 1 करोड़ एंड अबव अगर कोई बंदा ठीक। और सऊद, इसमें मैं जाते जाते, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। आजकल ये जो पॉलिटिकल मामला बहुत उठाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मियां साहब की वापसी का, अब उसमें उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं वो ऑथेंटिक है, फेडरल लोग कहते हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं। नैब का इस पर कोई मौक़िफ़ है या नैब कुछ कहना चाहती है? नैब ने बकायदा इसके ऊपर क्या उनका बड़ी डिटेल्स जारी की कि देखें जी, हमने तो सारा काम किया है ऑन रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हुकूमत ने कहा कि मियां साहब बीमार
बीमार हैं तो हमें उसको मियां साहब को बाकायदा तौर पर बीमार समझ के और मान के उनको जाने की इजाजत के लिए नैब ने उस पर कोई कंपल्जन नहीं लगाई। इजाजत फिर भी गवर्नमेंट ने दी है। नैब का क्लेम है कि हमने इजाजत नहीं दी है। हमारे मुलजिम थे, नैब लाहौर में थे, नैब ने कोई हर्डल्स नहीं डाली, बेसिकली हर्डल्स नहीं डाली। हाँ, उन्होंने कहा कि काबीना ने अगर फैसला किया कि भेजे तो उनको भेज दिया। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच साउथ फॉर बीइंग विद अस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो आपने मुझे बताई, एंड ये कि मुझ समेत बहुत से लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि वहाँ पे सिनेरियो क्या होता है। थैंक यू साउथ। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कल सिटी 42 सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक अहम चैनल, उसके ऊपर एक खबर चली है जिसमें ये दिखाया गया कि बहुत से ऐसे लाहौर की सड़कों पर ऐसे कुछ अफराद हैं जो नशा करते भी हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर मंशियात फरोश भी मौजूद होते हैं। और ये रात को ऑपरेशन किया गया सिटी 42 की तरफ से, जिसके बाद कल लाहौर पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की गई है और फिर पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन किया और इस रिपोर्ट के ऊपर फिर भरपूर कार्रवाई करते हुए बहुत से अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपना ऑपरेशन किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिटी 42 ने जर्नलिस्टिक ऑपरेशन किया था और इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये तमाम फुटेजेस इकट्ठी की हैं। लाहौर शहर में रहते हुए इतने सालों में अबू सर आपने कभी ऐसा कोई स्पॉट देखा है जहाँ पे आपको लगा हो कि इस किस्म के मिस्टीरियस लोग जो है वो उनकी आमाज़गाह है? ये नहीं, मैंने देखा पर्सनली तो नहीं है, लेकिन बहुत सा सुना है ऐसे कि लाहौर के चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी ऐसी रिपोर्ट भी हमने देखी है, टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी। मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा लाहौर में जाती रही हूँ और चीज़ों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है। एंड आई कैन इवन काउंट द प्लेसेस जहाँ मुझे पता है। और ये जनरली भी एक कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ज़रूर इस तरह के लोग जो हैं वो पाए जा रहे होंगे। एनीवेज जी, इस पर हम बात करेंगे। पुलिस ऑपरेशन कैसे करती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, फ्यूचर प्लानिंग क्या की जाती है, क्योंकि बेसिकली तो इन सब के लिए एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर कैंपेन चले जिसमें ना सिर्फ नशेइयों को, इन लोगों को जो नशा इस्तेमाल करते हैं गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनको भी पकड़ा जाए जो इन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। एसएसपी ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वी रियली अप्रिशिएट लाहौर पुलिस की ये कार्रवाई जो फ़ौरन से एक्शन लिया गया और नशा इस्तेमाल करने वाले लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए। कैसे इसको प्लान किया गया, कितना ज़रूरी है ये ऑपरेशन? जी थैंक यू वेरी मच जी। एक तो जितनी भी हमारी मेन शाहराएँ हैं, जितने भी हमारे ओवरहेड ब्रिज हैं और भी इस तरह की जगहें जहाँ ऐसी स्पेस अवेलेबल होती है, ये नशे इकट्ठे होकर फिर ये नशा करते हैं, तो वो सारी जगहें जहाँ जब भी हमें कोई ऐसी एक्टिविटी इन जगहों में पॉइंट आउट होती है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इसमें पुलिस के अपने भी कुछ हैंडीकैप्स हैं। पुलिस कुछ ऐसे मसाइल का पुलिस को सामना करना पड़ता है कि जिसकी वजह से ये कैंपेन उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाती। मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन को बताने के लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जितने भी लोग ये मौजूद होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो ड्रग एडिक्ट्स हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं, दूसरे बेगर्स होते हैं। लेकिन अमूमन ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो बेगरी ही के जरिए वो पैसे इकट्ठे करके और उससे वो कर रहे होते हैं। फिर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो इंजेक्शंस लगाते हैं, ये 99% लोग वो हैं जो इंजेक्शंस के जरिए जो है वो नशावर चीज़ें लेते हैं और वहाँ मौजूद होते हैं। बकाया जो रिमेनिंग परसेंटेज होती है ये उन लोगों की होती है जो दूसरी तरह की फिर ड्रग्स यूज़ करते हैं। हमें इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जब हम इनको किसी भी जगह पे गिरफ्तार करते हैं, इनके खिलाफ जब हम FIR दर्ज करते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अब इनको किस जगह पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो बड़े ही मेडिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो किसी भी वक्त जो है वो उनकी कोई भी एक मेडिकल सिचुएशन वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि जहां इनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बुनियादी तौर पे होने चाहिए कि और ये इतना आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि अरबी रिहेबिलिटेशन इतनी ज़रूरी है। तो फिर अब तक मतलब इतने साल गुजर गए, ये ऑपरेशन हमने देखे, ऑब्वियसली आप भी मजबूर हैं ऑपरेशन करने के बाद फिर इनको कहाँ रखें, फिर जेल में फिर इनकी ज़मानत हो जाती है, रिहा हो जाते हैं। तो फिर अभी तक कोई इस पर काम नहीं किया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई हो जो कि इस पर काम करे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हों और वो भी सरकारी, ताकि उनको प्राइवेट खर्चा ना करना पड़े।
देखिए, जहाँ तक जेल की आपने बात की, तो जेल में तो बड़ी सख्त किस्म की SOPs अभी इन प्लेस हैं और नेचुरली वो ज़ाहिर है जेल को करनी भी है। उनके यहाँ तो पहले कोविड का टेस्ट होता है, कोविड के टेस्ट के बगैर तो पुलिस किसी भी बंदे को जेल में आप कह लें कि वो उसमें वो जमा नहीं करवा पाती। अच्छा। तो वहाँ तो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की SOPs और नेचुरली करनी भी चाहिए, जिस तरह की वबा का सामना है। तो उसमें फिर ये इस तरह के ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो जेलों में तो नहीं जाते। ये अब होता ये है, पुलिस का बड़ा चैलेंज ये है कि हमने जिस तरह अभी कल एक्शन किया, इनको पकड़ने के बाद हमने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के ना होने की वजह से ये 2-3 दिन बाद फिर दोबारा इमर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसका सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जिस एरिया को हमने क्लियर किया, मिसाल के तौर पे हमने आपकी निशानदेही पे कनाल रोड पे या ओवरहेड ब्रिजेस पे हमने ये ऑपरेशन किया, ये शादरा में कहीं इमर्ज हो जाएंगे, ये बंद रोड पे किसी जगह इमर्ज हो जाएंगे, ये किसी और एरिया में इमर्ज हो जाएंगे। तो वो एक आंख मचोली वाली सूरत हाल है कि वो उसमें पुलिस इनको पकड़ती है, 2-3 दिन ये रहते हैं और फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इनको एक ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाए कि जहाँ ना सिर्फ इनका इलाज हो बल्कि इनको वो तमाम ज़रूरी सहूलियात भी मुहैया किया जाए, जो मेरा ख्याल है कि इनके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, इनकी ना सिर्फ वेलफेयर के लिए काम किया जाए बल्कि फ्यूचर को देखा जाए ना, कि पकड़ना ही मकसद नहीं है, बेसिकली उनको ठीक करना मकसद है। बट वहीं पर आपने जैसे जिक्र किया SSP साहब की पुलिस हैंडीकैप हो जाती है। आपने तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से बोला कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हमने कुछ ऐसे सिनेरियोज भी देखे हैं जिसमें खुद पुलिस एहलकार इन्वॉल्व नजर भी आते हैं, वो चाहे रिश्वत की मद में हो, वो चाहे आशीराबाद की मद में हो। और ऐसी फुटेजेस भी हैं जिसमें पुलिस वाले जो है वो खुद इन्वॉल्व पाए गए हैं, ना सिर्फ उन ड्रग एडिक्ट्स के साथ बल्कि जो ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं उनके साथ। महकमाना कार्रवाई तो हो जाती है जब कोई चीज हाईलाइट होती है। जी हाँ, नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसको थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ तो फिर आपको थोड़ी सी सूरत हाल समझ आएगी कि ये जो मैं इंजेक्शंस के जरिए ड्रग एडमिनिस्टर करने वाले ड्रग एडिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे पुलिस के परव्यू में ही नहीं आते। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए भी एक न्यूज़ होगी कि जो इंजेक्शंस के जरिए अपने आप को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर ही नहीं सकती। वो बुनियादी तौर पे उन मेडिकल स्टोर्स के से जहाँ से वो कलेक्ट किया जाता है, जहाँ से वो खरीदते हैं, ये उनके लिए बाकायदा एक अलहदा से डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। उनका ये काम होता है कि वो ऐसे ड्रग सेलर्स को पकड़ें। पुलिस उनको पकड़ के उनके ऊपर कानूनी तौर पे पर्चा नहीं दे सकती, ये एक बुनियादी चीज है समझने वाली। और इसी को ही फिर वो, अब ये जो पुलिस के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि जो इंजेक्शंस हैं ये पुलिस लगवा रही है, तो ये कतन ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली उन ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम है जो मेडिकल स्टोर्स को रेगुलेट करने के लिए रखे हुए हैं। इसमें पुलिस उन पे FIR कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते। पहली बात, जो इसमें को थोड़ी सी क्वांटिटी बचती है उन लोगों की जो दूसरी किस्म का नशा करते हैं, जिसमें हेरोइन है, जो ज़्यादातर ये उसी के ही ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उसमें पुलिस भरपूर कार्रवाइयाँ करती है। जहाँ भी हमें कोई रिपोर्ट मिलती है कि जी किसी भी जगह पे कोई इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो वो पुलिस और किसी भी सोर्स से, वो मीडिया के थ्रू आए या वो किसी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, हम उस पर वो करते हैं। लेकिन आपका जहाँ तक ये वाली बात है कि जी उसमें पुलिस एहलकार मिले हुए तो वो इक्का दुक्का केसेस बिल्कुल आ जाते हैं सामने। आपकी बात को मैं ये नहीं कि आउटराइटली डिनाई करूंगा, लेकिन उसमें हम भरपूर किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन भी उनके खिलाफ लेते हैं। लेकिन इसका जो मेजर बल्क है, ये समझने की जरूरत है कि इसका जो मेजर बल्क है वो उन मेडिकल स्टोरों से जनरेट हो रहा है कि जहाँ से ये जाके वो इंजेक्शंस को खरीद रहे हैं। तो फैसल साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि एक तो ड्रग एडिक्ट्स के बारे में जहाँ से सप्लाई होती है उस पर आप तो कुछ कर नहीं पाते, उसके कानून उसके लिए बनना पड़ेगा, फिर उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो देखेंगे, और फिर वही बात है कि आपने कहा कि 2 से 3 दिन बाद इनको छोड़ना मजबूरी है, वहाँ से रिहा हो जाते हैं, जमानत हो जाती है और फिर ये कहीं और जाकर अमाजगा बना लेते हैं। बात वही है कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि आप भी एक अहम सिस्टम को चलाने के लिए एक हिस्सा है पुलिस का, कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ होनी चाहिए, बनाएं, प्लान्स बनाएं। कैसे ये इस तरह तो हमेशा क्या ऐसे ही चलता रहेगा? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने के लिए कोई कमेटी बन रही है, आपने इसमें कोई किरदार अदा किया कि बनाए जाएँ सेंटर्स, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जो कि इसके लिए काम करे? देखिए, हमने लाहौर पुलिस ने इस पे पहले भी एक पूरा डिटेल एक पेपर बना के जो है वो गवर्नमेंट को भिजवाया। अभी हम फिर एक और उसमें इशू कर रहे हैं जिसमें हम अपने डिटेल जितने भी इश्यूज पुलिस से रिलेटेड हैं ऑन ग्राउंड जो हमें फेस करना पड़ते हैं इस मेनेस की रेडिकेशन के लिए, वो हम दोबारा भी एक CCPO साहब लाहौर इस पे काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल वो काम कर चुके हैं। हम उनकी टीम का हिस्सा होने के नाते से DIG ऑपरेशंस और जितनी भी हमारी टीम है, हम सारे इस पे वेल थॉट आउट किस्म का एक रिस्पांस जो है वो जनरेट कर रहे हैं और वो हम अपनी रिकमेंडेशंस भिजवाएंगे नेचुरली उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि जिस पे एक बड़ा ही आप कह लें कि
डिटेल किस्म का प्लान होना चाहिए इस मेनेस को एड्रेस करने के लिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही। एसएसपी साहब, जहां पर बहुत विजिलेंट रहती है लाहौर पुलिस और बहुत से चीज़ों में उनकी ड्यूटीज़ में इजाफा हो जाता है, वहीं पर एक इवेंट जो आजकल मुहर्रमुल हराम है और उसमें भी पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिक्योरिटी प्लानिंग की मद में, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट जो जुलूस है वो लाहौर में निकाला जाता है। इस दफ़ा चूँकि हमें कोविड का भी सामना है और थोड़ी सिनेरियो डिफरेंट है, सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस जाहिर है ये रोल भी प्ले करेगी। क्या प्लानिंग की गई है, किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और फिर कोविड के एसओपीज को फॉलो किया जाएगा? जी, आपने खुद अपने सवाल को जिस तरह से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, मैं उसी तरह से जवाब दे देता हूं कि हमने जितने भी कोविड-19 के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी मुंतजमीन थे, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे इन प्रोग्राम्स के, उन सबको डिवीजन वाइज इकट्ठा करके उनके साथ डिटेल मीटिंग्स की हैं और उनको प्राइमरीली जो चीज़ फोकस करने के लिए कहा गया है वो यही है कि जितने भी आपके शुरका हों उनको आप इस चीज़ पे मजबूर करें कि वो कोविड-19 की एसओपीज को फॉलो करें। अब उसमें कुछ ऐसे भी मुंतजमीन हैं जिन्होंने खुद मास्क का बंदोबस्त किया हुआ है और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने मास्क रखे हुए हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं और दूसरी प्रिकॉशंस जिसमें डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका भी वो ख्याल करते हैं। तो अभी चूंकि लॉकडाउन उस तरह से इन प्लेस नहीं है तो पुलिस कोई इस तरह की आप कह लें कि कोई एफआईआर या कोई ऐसी वो पीनल सेक्शन तो वो जाहिर है हम नहीं उसमें वो कर सकते, लेकिन हम लोगों को तरगीब देते हैं कि वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करें और हम इंश्योर करते हैं कि वो इनको जो है वो इन एसओपीज के मुताबिक अपने रिलीजियस प्रोग्राम्स को करवाएं। उसमें जितनी भी हमारी मजालिस होती हैं उसमें तो काफ़ी हद तक आप कह लें कि ये एसओपीज पे लोग अमल करते हैं, लेकिन जो हमारे जुलूस होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, उसमें वो होता है कि कई सारे जुलूस बंद गलियों, छोटी गलियों में होते हैं। वहाँ वो चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग और वो इस तरह के चैलेंजेस ऑन ग्राउंड होते हैं कि वो एसओपीज उस तरह से इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम पेश आता है। जहाँ तक इसका सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास टोटल कोई 5200 के करीब हमारी मजालिस हैं और 650 हमारे प्रोसेशंस हैं। इनको हमने सबको कैटेगराइज किया और ये सिक्योरिटी प्लान भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है और ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, सिक्योरिटी भी और इसके साथ एसओपीज को फॉलो करने के लिए इन्फोर्स भी कराएंगे, कोशिश करेंगे आप अपनी मैक्सिमम। इसके अलावा आजकल एक दौर है जो कि यूज़ किया जाता है तमाम डिपार्टमेंट की जानिब से, सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाती है। इसके अलावा हमारा जो दूसरी फैसल साहब आप सुन पा रहे हैं? अब मुझे मेरी आवाज़ हमारा जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इसके अंदर वो हमारे साथ शामिल है। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, बिल्कुल सही, इदारों की कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एसएसपी साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? के रूट्स के हवाले से उसमें भी वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और ये हमारा एक पूरे का पूरा जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इन प्लेस है। बिल्कुल। एसएसपी साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है जी। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशंस आपस में चल रही हैं, वहीं पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का। लाहौर पुलिस किस हद तक इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल कर रही है? इसमें एक तो अवेयरनेस है, वो नेचुरली हम सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, वो ज़्यादातर कोविड-19 के एसओपीज के हवाले से हैं, वो हमारी इन प्लेस हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी जितना एक हम लोगों को ट्रैफिक में स्पेशली ये होता है कि जब हम किसी रोड को बंद करते हैं, जब किसी जगह डाइवर्जन लगाई जाती है या कोई और चैलेंज होता है तो वो नेचुरली हम इन एडवांस लोगों को बताते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शहजाद साहब, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया के हवाले से मुहर्रम की और एसओपीज किस तरह से फॉलो किए जाएंगे और अवेयरनेस के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ओवरऑल बात की। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज 26 अगस्त को मदर टेरेसा की 110वीं सालगिरह दुनिया में मनाई जा रही है। मदर टेरेसा वो हस्ती हैं जिन्होंने मिशनरी सरगर्मियों को दुनिया भर में न सिर्फ किया बल्कि उसकी वजह से उन्हें एहतराम की नज़रों से देखा जाता है। बिल्कुल, उनका खैराती मिशन दुनिया के तमाम बड़े आज़मों में मौजूद है। आज मदर टेरेसा की 110वीं सालगिरह है। मौजूदा यूरोपीय मुल्क मैकेडोनिया के शहर स्कोपियर में एक अल्बानवी ताजिर घराने में पैदा होने वाली टेरेसा सख्त कैथोलिक अकीदे के तहत परवान चढ़ी थी और 17 साल की उम्र में वालिदैन के घर को छोड़कर आयरलैंड के शहर में कायम नौजवान लड़कियों के लिए मुख्तस ऑर्डर ऑफ वर्जिन मिशन में शामिल हो गए और फिर उन्होंने अपने खैराती मिशन को आगे बढ़ाया, जहां दुनिया भर में उन्होंने इंसानियत की खिदमत की रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और रीजन। उन्होंने दुनिया भर में अपना ये मिशन न सिर्फ फैलाया बल्कि अब उनके इस मिशन को लेकर लोग आगे भी चल रहे हैं
और वाज़ेह रहे कि मदर टेरेसा जो दुनिया में अपना नाम कमा चुकी, लेकिन वो एक पूरा ट्रैक छोड़ गई लोगों के लिए कि किस तरह से इसको फॉलो करना है। बिल्कुल, जब वो भारत शिफ्ट हुई वहाँ पर ख़वातीन की मदद करने के लिए, वहाँ पर गरीबों की मदद करने के लिए, तो सितंबर 1946 में उनको महसूस हुआ कि इनसे कह रहा है, खुदा इनसे कह रहा है कि वो गरीबों और नादारों की मदद का मिशन शुरू कर दें। और सन 1948 में पोप पायस 12 की इजाज़त से मिशन या अपना ऑर्डर कायम करने के अमल को शुरू कर दिया और 2 साल बाद कैथोलिक अकीदे के मरकज़ वेटिकन ने मदर टेरेसा के खैराती मिशन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। बिल्कुल, और आप देखिए कि किस तरह से दर्जनों गुर्बत से मरते लोगों का, सेहत सहूलियात के फुकदान की वजह से लोगों का कितना भला किया उन्होंने अपने इस काम के। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।